नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं प्रीति सिंह। आज देश की 5 विभूतियों को उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सम्मानित होने वालों में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का नाम शामिल है। आपको बता दें कि 2020 से 2023 तक किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया था और आज राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में इन 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं जो इस समय चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हितेश शंकर जी, जो कि संपादक हैं पांचजन्य के। हितेश जी, आपका एक बार फिर से शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण ढांडा, शिक्षाविद, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रवीण ढांडा। मैं हितेश जी आप ही से समझना चाहूंगी, हमने देखा वो पल जब एक साथ 5 विभूतियों को सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। आप मानते हैं कि ये सम्मान इन विभूतियों का तो है ही, लेकिन आइडियल और प्रिंसिपल्स, ये उनका भी सम्मान है? आइडियल और प्रिंसिपल्स के साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि ये सभी वो चेहरे हैं जो किसी न किसी समय देश में किसी बड़े विमर्श की, किसी बड़े आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। आज पूरे देश में एक आनंद की अगुवाई करते हुए 5 चेहरे एक साथ हमारे सामने दिखाई देते हैं। और अगर हम कहें सरकार की भी मैं एक बात कहूँगा, केंद्र सरकार की, जब सरकार ने जब घोषणा हुई थी तो सरकार ने एक बहुत विनम्रता जो राजनीति की तरफ से देखने को कम मिलती है, इस सरकार में इस मौके पर खास तौर से देखने को मिली। उसे चिन्हित करना चाहिए कि ये हमारी सरकार का सौभाग्य है। ये सौभाग्य वैसे किसी और सरकार का भी हो सकता था, मगर आप अपने पुरखों को, आप अपनी प्रेरणा को, आप इस भारत माता के सपूतों को पहचानने में अगर देरी करते हो तो ये कोताही राजनीति को भारी पड़ती है। आज आपको अलग अलग राजनीतिक खेमों में अगर देखेंगे तो अलग अलग धाराओं के लोग दिखाई देंगे, मगर वो अंततः माँ भारती का माथा उन्होंने ऊंचा किया है, भारत का गौरव बढ़ाया है, इस भारत की पीड़ा हटाई है। चाहे सांस्कृतिक संदर्भ में कहें, लालकृष्ण आडवाणी जी की बात करें, चाहे स्वामीनाथन जी की कृषकों की बात कहें, चाहे राजनीति में एक उसका जो परिष्कार होना चाहिए, लोकमत, मतलब जो राजनीति को अगर लगातार सुधरते जाना है तो पुरानी धाराएं, पुराने विमर्श तोड़ने पड़ेंगे जो उसको खराब करते हैं। कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह ऐसे ही नाम हैं, जाति के विरुद्ध, कमजोर के साथ, इस तरीके की जो राजनीति थी। तो मैं ये भी देखता हूँ कि राजनीति को सरकार कह रही है कि हमें ये सौभाग्य मिला है, मगर अगर ये सौभाग्य पहलों ने लिया होता तो उसका पुण्य भी मिलता उन्हें, उसका प्रसाद भी मिलता, पूरे समाज की शुभकामनाएं भी मिलती। तो मुझे लगता है देश के लिए आनंद का क्षण है, राजनीति के लिए सौभाग्य का क्षण तो है ही। बिल्कुल। डॉक्टर ढांडा, कितना अद्भुत और अनूठा अवसर आपके शब्दों में? ये बहुत ही अनूठा अवसर है, बहुत ही अद्भुत है। समाज के विभिन्न आंदोलनों को, जैसा कि ऋषि कह रहे थे कि इन विभूतियों ने अलग अलग समय में उनका नेतृत्व किया, और एक तरीके से ये सारी विभूतियाँ ही राजनीति में शुचिता के भी प्रतीक पुरुष हैं। तो इसलिए भी उनकी महत्ता आज के समय में और बढ़ जाती है कि ये सब भ्रष्टाचार विरोधी थे और इन्होंने अलग अलग समय पर अपने अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण में और योगदान दिया। बिल्कुल। अलग अलग विभूतियों को लेकर अगर मैं बात करूं, हितेश जी, आप शुरुआत किससे करना चाहेंगे? देखिए, ये मुझे लगता है सबसे कठिन प्रश्न है और सबका नाम आप क्रम से ले सकते हैं, मगर मैं कहूँगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर या चौधरी चरण सिंह या स्वामीनाथन जी, इनकी दृष्टि सबसे पहले और सबसे बाद में, अगर ये 5 का नाम देखें तो जो सबसे पीछे है उसका नाम सबसे पहले लेने वाले लोग हैं। तो इनमें किसका नाम पहले लिया जाए, ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है। सभी ने उस वर्ग की बात की जिसे दबाया गया, जिसे सुना नहीं गया, उस समाज की, उस वर्ग की, उस व्यक्ति की बात, जो अगर उसकी सुनवाई हो जाए तो उसकी रीढ़ सीधी हो जाएगी, उसमें थोड़ा गर्व का संचार होगा, वो थोड़ा मजबूत होगा, उसकी बात करने वाले लोग हैं। तो मैं किसी एक का नाम पहले नहीं लूँगा। मैं मानता हूँ कि सबका एक साथ आना
ये भारतीय राजनीति की अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, परिघटना है, जिसकी व्याख्या आगे राजनीति शास्त्र के विद्वान भी करेंगे। क्योंकि राजनीति अगर संकीर्ण खांचों में सोचती है तो वो अपने महापुरुषों को भी वर्गों में बांट देती है, और महापुरुषों का बंटना किसी राष्ट्र का मुझे लगता है सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। क्योंकि पुरखे और उनकी प्रेरणा किसी एक की बपौती नहीं हो सकते, वो समाज के साझा होते हैं। जैसे मैं बाबा साहब के बारे में कहता हूँ कि बाबा साहब को भी कुछ लोगों ने एक वर्ग का नेता बनाया। बाबा, चाचा, ये ताऊ, ये जो हैं, ये ऐसी उपाधियां हैं कि किसी एक वर्ग से बांटोगे तो उनकी विरासत से वंचित रह जाओगे। ये पट्टीदारी के झगड़ों में पुरखे नहीं बांटे जाते। बाकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात आप चाहे कुछ भी कहें, तो एक बड़ा क्षण है। राजनीति को छोड़कर और महापुरुषों को जोड़कर एक नया अध्याय आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में लिखा गया है। और भारत रत्नों की पहचान, ये प्रक्रिया बीच में एक लंबे अंतराल के बाद हुई, तो मुझे लगता है कि ये पहचान की प्रक्रिया भी बताती है कि समय लगेगा मगर पूरी निष्ठा के साथ सही नामों का चयन होगा। उस पर मोहर भी आज लगी है। बिल्कुल। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर ढांडा, आज वो भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। किस तरह का संदेश है? जी प्रीति जी, ये समाज के हाशिए के तबकों का सम्मान है। ये देश के कृषकों का, देहात का सम्मान है। क्योंकि चौधरी साहब की जो दृष्टि थी और जो उनकी बौद्धिक विरासत और उनकी राजनीति थी, वो इस बात को के लिए ही थी कि एक गूंगे देहात की एक बुलंद आवाज़ हो। तो चौधरी साहब ने अनेकों जो पुस्तकें लिखी, उनमें एक वैकल्पिक विकास का दृष्टिकोण हमारे सामने रखा। यह दृष्टिकोण नेहरू के दृष्टिकोण से भिन्न था, और यह दृष्टिकोण गांव और कृषक को केंद्र में रखकर उन्होंने बनाया, और इसी के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीति की। तो एक तरीके से एक स्कॉलर पॉलिटिशियन जिसे कहें, वो कह सकते हैं चौधरी चरण सिंह को, और यही उनको विशिष्ट भी बनाता है। इसके अतिरिक्त वो एक कुशल प्रशासक भी थे। उत्तर प्रदेश में ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट, ज़मींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के वो मुख्य शिल्पकार थे, और उसके साथ ही उनको लागू करने में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने, उनके कदमों से अनेकों ऐसे खेतीहरों को ज़मीन मिली जो कि पहले अपनी ज़मीन के मालिक नहीं थे। इसके अतिरिक्त वो राजनीति में शुचिता के प्रतीक पुरुष तो थे ही, और इसके साथ साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि चौधरी साहब एक प्रखर राष्ट्रवादी भी थे। वो देश की विघटनकारी शक्तियों के हमेशा विरुद्ध बोले और खुलकर बोले, और इसके अलावा उन्होंने अपने जो प्रधानमंत्री का उद्बोधन था 15 अगस्त का, उसमें उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के विषय में भी अपनी चिंता जाहिर की, और उन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करेगा तो भारत भी इस कदम से पीछे नहीं हटेगा, और भारत के सारे निशस्त्रीकरण के जो प्रश्न है उस पर उन्हें पुनर्विचार करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें कि एक किसान और देहात की दृष्टि से एक वैकल्पिक विकास का दृष्टिकोण, आडवाणी जी ने उनको भारत की राजनीति में एक सार्थक बहस के जन्मदाता के रूप में याद किया था। एक कुशल प्रशासक, उनका विलक्षण, उनका अद्भुत और बहुत ही स्कॉलरली बौद्धिक चिंतन, और इसके साथ ही उनका राष्ट्रवाद, ये सारी चीज़ें अगर एक साथ रखते हैं तो चौधरी चरण सिंह का एक अलग व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। जी जी। महज 5 महीनों का, कुछ महीनों का कार्यकाल चौधरी चरण सिंह का, लेकिन जो उनका जीवन रहा, जैसा हमने बात की आइडियल्स और प्रिंसिपल्स की बात हो रही है, किसानों का मसीहा ऐसे ही नहीं उन्हें कहा जाता। कैसे अब भारत रत्न के बाद आज का युवा उन्हें याद करेगा? देखिए, अगर पूरी लाइफ को एक कैनवास की तरह से देखें तो उसमें उनकी रचनाएं भी हैं, उनका राजनीतिक जीवन भी है, उनका सामाजिक जुड़ाव भी है, और उस सब के बीच में अपने जीवन को कैसे उदाहरण के तौर पर चौधरी साहब लोगों के सामने रखते हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नेता नहीं मानता, और एक बुद्धिमान
राजनेता जो भविष्य की राह की खोज भी करता है और अगर कुछ चूक हुई है तो उसका परिष्कार करने का दम, उसका मादा भी रखता है। जैसे 2-3 चीज़ें खास तौर से, जमींदारी उन्मूलन की बात होती है, मगर उसके पीछे दृष्टि क्या है? केवल जमींदारी का उन्मूलन नहीं कर दिया, उसके साथ जो बटाईदार है उसको, उसका सशक्तिकरण करने की भी दृष्टि है। जमींदारी का तो उन्मूलन आवश्यकता है ही, मगर बटाईदार उसका जमीन का मालिक बने तो हाशिए के लोगों को ताकत देने की बात वहां दिखाई देती है। दूसरा, अगर ये जमींदारी की उन्मूलन की बात है तो जमीनों को सीमित करना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश का इम्पोजिशन ऑफ लैंड होल्डिंग एक्ट जो है वो ये तय करना कि 5 लोगों का अगर परिवार है तो 40 एकड़ जमीन बहुत हो गई आपके लिए, इससे ज़्यादा की ज़मीन नहीं, तो उसके आगे की ज़मीन सीमांत किसानों के पास जा पाए और एक परिवार जो है उसको भी कोई कसर कमी ना रह पाए। तीसरी बात और आती है इसमें कि ये सब करते हुए भी किसान एक तरफ सशक्त किया आपने खेती किसानी में, दूसरी तरफ बटाईदारों को मजबूत किया, मगर किसानों की अगली पीढ़ी क्या करेगी? क्योंकि ये जोत तो अगली बार फिर बट जाएगी, अगली पीढ़ी में खेत छोटे हो जाएंगे, फिर आप कैसे करेंगे जमीन? तो किसानों के बच्चे अन्य नौकरियों में जाएं, अलग अलग बच्चे हैं तो एक नौकरी के लिए जाए, फिर सरकारी नौकरियों में भी किसानों के लिए गुंजाइश पैदा की जाए, ऐसी एक दृष्टि थी। और मैं कहता हूं कि ये ग्रामीण विकास बैंक का जो है, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड है, वित्त मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे और नाबार्ड की स्थापना, उसका श्रेय भी चौधरी साहब को जाता है। बहुत बड़ा काम है उनका। बिल्कुल। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बात की जाए, डॉक्टर ढांडा, जब वो शिक्षा मंत्री रहे राज्य में, जो एक तरह से 2 ऐसे फैसले, मैट्रिक तक सभी को मुफ्त शिक्षा मिले और समान अवसर, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उसकी पहुंच शिक्षा तक रहे, क्योंकि उन्होंने उस दौर में अपनी मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में पास की थी जब ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। और जिस तरह की परिस्थितियों से गुजर कर वो आगे बढ़े, जिस तरह के हालात उन्होंने देखे, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर चाहते थे कि पिछड़ों को और गरीब को समान अवसर मिले और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में मिले। तो आज भारत रत्न के बाद मैं भी आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरह से युवा आज उनके जीवन के बारे में जानेगा, उनके इतिहास से जुड़े पन्ने पलटेगा, तो ये कितना बड़ा अवसर होगा? जी प्रीति जी, आपने ठीक कहा कि जब वो उन्होंने कुछ ऐसे ऐतिहासिक प्रशासनिक फैसले लिए जिनकी वजह से जिनके दूरगामी परिणाम हुए और सकारात्मक हुए। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय समाज में अंग्रेज़ी ही नहीं, अंग्रेजियत का भी प्रभुत्व रहा। तो उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा को निःशुल्क किया और साथ में एक और फैसला लिया कि 10वीं में जो अंग्रेज़ी कंपलसरी का पेपर होता था उसको भी उन्होंने हटा दिया और उसकी जगह उसे सिर्फ उसको एक वैकल्पिक विषय के रूप में रखा। तो यह व्यवस्था अभी तक भी बिहार में चालू है और एक तरीके से जो मैं शुरू में कह रहा था कि डी इलिटाइजेशन, जिसको कहें कि अभिजात्यता जो हमारी राजनीति और समाज में थी, उसको तोड़ने में ये इस तरीके के जो कदम हैं वो काफ़ी उनका असर आज तक हमें देखने को मिलता है। तो एक तरीके से समाज में जो अंग्रेजियत का प्रभुत्व था उसको भी उन्होंने चुनौती दी, क्योंकि वो समाज के स्वयं उस तबके से आए जिनके सामने ये कठिनाइयाँ थी। गांव देहात के बच्चे, गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे, उनके लिए अंग्रेज़ी आज भी एक मुश्किल चीज़ है। तो इस चीज़ को वो बखूबी उन्होंने अपने अनुभव से समझा था और उसको उन्होंने फिर आगे लागू भी किया। तो एक तरीके से समावेशिता हमारे लोकतंत्र में और आए और हाशिए के तबकों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, इसके लिए कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। बिल्कुल। लीक से हटकर सुधारों के लिए फैसले, कर्पूरी ठाकुर इसका एक बड़ा नाम है हितेश जी। चाहे छोटे किसानों के लगान की माफ़ी का फैसला रहा हो, उन्होंने वो सब फैसले लिए जिससे हाशिए पर पड़े लोग आगे आए और जो लीक से हटकर हों, जो बड़े सुधारों की बात करते हों। मैं बार बार ये समझना चाहूँगी कि युवा कैसे देखेंगे इस इतिहास को? युवा को अगर देखना है तो मुझे लगता है अभी अमृत काल, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, तो उस समय पंचप्रण की बात की गई। उस पंचप्रण में एक ये भी था कि औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति होनी है हमारी, कि आपके ऊपर से कोई एक राज था, मगर उस राज का दबाव, उस गुलामी का दबाव
अगर उस दबाव से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने बारे में जानेंगे नहीं, तो गर्व की अनुभूति नहीं होगी। गर्व की अनुभूति नहीं होगी तो आत्मसम्मान अगर नहीं होगा तो विश्व में आपका मान भी नहीं बढ़ेगा, कदम नहीं निकाल पाओगे। जननायक अगर कहते हैं कर्पूरी ठाकुर जी को, तो उसके पीछे ये भी है कि अंग्रेजी कोई वैकल्पिक नहीं किया उन्होंने। ये एक तरह से मुझे लगता है बड़ा विमर्श खड़ा करने की दिशा में पहला बड़ा कदम वो ये था कि अंग्रेजी भाषा के तौर पर माध्यम हो सकती है, अपने आप में ज्ञान नहीं है। और इसके आधार पर अगर गांव देहात राज्यों में प्रतिभा का आकलन अगर आप करोगे तो समाज की मुख्य धारा को हमेशा एक कुलीन तंत्र के खूंटे से बांधने का काम आप करते रहोगे। और वो कुलीन तंत्र कैसा था, मैं कुछ लोगों को खटक सकता है, मगर मैं एक केवल तुलना के लिए कहता हूं कि इंदिरा गांधी जी की जो डिग्री थी, जो पढ़ाई लिखाई थी, वो अगर तुलना करेंगे तो कर्पूरी ठाकुर या चौधरी चरण सिंह जी के मुकाबले नहीं होगी राजनीति में अगर आप देखेंगे तो। मगर राजनीति में वो कुलीनता का वो प्रतिनिधित्व करती थी। उनका अब दोनों लोगों का और विशेषकर कर्पूरी ठाकुर का उनसे इंदिरा गांधी से व्यक्तिगत दुराव नहीं होगा, मगर उस परिवारवादी राजनीति से जो समाज की अन्य धाराओं को राजनीति में भी सहभाग नहीं करने देती, अंग्रेजी के बूते, अपनी कोटरी के बूते, एक क्षेत्र के बूते आगे बढ़ती है, वो अंततः भारत की प्रतिभा को रौंदने का काम करती है। इस परिवारवाद के विरुद्ध वो एक बड़ी लड़ाई थी। और आपातकाल में जो हमने देखा कि अभी हम पहले उस पर चर्चा कर रहे थे, इंदिरा गांधी जी ने बड़े प्रयास किए कि कर्पूरी ठाकुर किसी तरह से गिरफ्तार हों। कर्पूरी ठाकुर गिरफ्तार नहीं हुए क्योंकि जो जनता का नायक होता है उसके लिए माँ के, बहन के आंचलों की कमी नहीं होती। कहाँ चला जाता है, खेत में, खलिहान में, कहीं चला जाएगा, सारे ही घर हैं, उसके लिए कोई एक पता नहीं है। तो राजनीति को ऐसे लोग अता पता नहीं होता, मगर उनको पूरे देश का पता होता है। परिवारवाद के विरुद्ध और समाज की अलग अलग धाराओं को मिलाकर मुख्य धारा बनाने का काम करने वाले ये ऐसे लोग हैं। बिल्कुल। समाजवाद और समाजवाद की राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है हितेश? समाजवाद दरअसल शब्द बहुत अच्छा था, मगर जो अपनी शुष्क व्याख्याओं में जो ये वामपंथ की तरफ लुढ़कती हुई इसकी रूखी व्याख्याएं थीं, उसके खांचे ऐसे थे कि लोगों को ऊपरी तौर पर तो लुभाता था, मगर वास्तव में जिस तरह का जीवन का आग्रह करना चाहिए वो नहीं दिखा। तो समाजवादी आंदोलन को एक प्रेरणा के तौर पर समाज के सामने रखने वाले ये शुरुआती लोग हैं। बाद में समाजवादी आंदोलन का कैसा विघटन हुआ, कैसा गिरावट और पतन हुई, अगर आप लोहिया की कसौटी से आप उसे देखेंगे, आप कर्पूरी ठाकुर की कसौटी से अगर आप देखेंगे, तो समाजवाद एक प्रेरणादायक चीज़ दिखाई देगा। परंतु जो लोग परिवार को पोसते हैं और बाकियों को विकल्प देने की बजाय सिर्फ कोसते हैं, वो राजनीति समाजवाद की राजनीति नहीं है। समाजवाद अवसरवाद नहीं हो सकता। समाजवाद का अर्थ सिर्फ सत्ता नहीं हो सकती। समाजवाद का अर्थ कोई एक भाषा नहीं हो सकती, वर्ग नहीं हो सकता, एक कोटरी नहीं हो सकती, एक क्षेत्र नहीं हो सकता। ये एक समाजवाद की जो वास्तविक भारतीय संकल्पना, भारतीय समाज के संदर्भ में, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा क्योंकि दुनिया के मॉडल्स भारत में फेल हुए हैं। समाजवाद अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में उतारा जाना है तो ये प्रतीक पुरुष हैं जिनके जीवन को देखकर समाजवाद की परिभाषा नए सिरे से तय करनी चाहिए। बाद में जिन्होंने इसके नाम पर दल बनाए और अलग अलग धाराएं बनाई, दलों के नाम पर दल बनाए और परिवार सहित उसमें कूद गए, वो समाजवाद नहीं है। समाजवाद में पूरे समाज के लिए अवसरों की बात है। समाजवाद और राजनीति दोनों कैसे जुड़ती हैं? आपको लगता है कि इतिहास के जरिए इसे समझने की भी कोशिश है? कैसे शिक्षा में जब पढ़ा जाएगा, जब तमाम युवा एक तरह से समझना चाहेंगे कि समाजवाद, उसकी विचारधारा और उसे राजनीति में कैसे लागू किया जाए, ढाला जाए, उसके बहुत बड़े उदाहरण कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह जी। जी प्रीति जी, जो समाजवाद की एक यूरोप केंद्रित अवधारणा थी, उससे लोहिया ने समाजवाद को मुक्त किया और उसे एक खाँटी देशज समाजवाद जिसे कहें, वो हमारे सामने उसकी परिकल्पना रखी।
कर्पूरी ठाकुर जी उसी समाजवाद का प्रतिनिधित्व करते थे, उसी समाजवाद के आधार पर अपनी राजनीति करते थे, क्योंकि वो राजनीति में वो लोहिया से काफ़ी प्रभावित भी थे और चौधरी चरण सिंह के साथ भी उन्होंने काम किया। तो इसलिए समाजवाद जो है उसको हमें वो जो यूरोप की बनी बनाई अवधारणा थी उससे मुक्त करने की आवश्यकता है। जो अभी बात हो रही औपनिवेशीकरण औपनिवेशीकरण की, ये भी एक तरीके का बौद्धिक औपनिवेशवाद ही है कि हम हर चीज़ के लिए, हर नए विचार के लिए यूरोप की तरफ देखें। तो एक तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी कहें, चौधरी चरण सिंह कहें या डॉक्टर लोहिया कहें, इन सब ने एक भारतीय दृष्टि से एक नई संकल्पना देने का प्रयास किया और ये ही उनकी बौद्धिक विरासत भी है जिस पर कि हमें आज पुनर्विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। बिल्कुल। अब अगर आगे बढ़ें और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की बात की जाए, हितेश जी, तो जाहिर तौर पर उनकी शख्सियत ऐसी रही, राजनीति का चाणक्य ऐसे ही उन्हें नहीं कहा जाता था, और उदारीकरण की जब बात होती है तो एक अहम नाम पीवी नरसिम्हा राव। हाँ, ये बात है। राजनीतिक विश्लेषक, राजनीति के पंडित उन्हें इस तौर पर कहते रहे, मगर वो जिस पार्टी में थे वहाँ जब तक अपरिहार्य स्थितियाँ, यानी कि अब कोई चारा नहीं है, उससे पहले तक पीवी नरसिम्हा राव जी या राजनीति में पकड़ रखने वाले लोगों को आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी। राजीव गांधी जी का जाना दुखद था, पूरे देश के लिए झटका था, और कांग्रेस ने बड़े अनमने ढंग से, एक शायद उस समय ऐसा रहा, ऐसी चर्चाएं भी हैं, लेखन में भी मिलता है कि लगा था कि पीछे से सत्ता तो कोई और ही चलाएगा, एक व्यक्ति का नाम आगे कर देते हैं। मगर वो जिस व्यक्ति का नाम आगे किया गया वो व्यक्ति थे पीवी नरसिम्हा राव, और निष्ठा उनकी किसी परिवार से ज़्यादा इस देश के प्रति थी। बहुत सारी भाषाएं जानते थे, 12-14 भाषाओं के विद्वान थे, बोलते भी थे, और उसके अतिरिक्त अलग अलग दलों में एक समझ के साथ, समन्वय के साथ उनके संबंध थे। और अगर ऐसे संबंध नहीं होते तो एक कठिन समय में भारत के लिए बहुत ही संघर्ष की स्थिति, चुनौती की स्थिति उस समय पैदा हो जाती। एक थिन मार्जिन के साथ उन्होंने सरकार चलाई और एक उदाहरण सबके सामने रखा, और आप कहिए लाइसेंस राज का अंत हुआ। हम सब ने बचपन में वो समय देखा है। आज बच्चों को हैरानी होगी कि 4 तरह के साबुन होते थे, लक्स, हमाम, ओके, लाइफ बॉय, और 2 तरह की कारें होती थी, एम्बेसडर और फिएट। उस दौर से जब आपके पास विकल्प नहीं थे, इन सब चीज़ों के अलावा बाजार में कुछ नहीं था, उस तस्वीर को पूरा बदल देने का काम जो किया वो पीवी नरसिम्हा राव जी की सोच, और उनके साथ उन्होंने मनमोहन सिंह जी को आगे किया। पैट्रिक फ्रेंच की जो किताब है पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया, उसमें उस बदलाव के दौर को बहुत अच्छे से इंगित किया गया है। और मैं कहूँगा कि राजनीति का छोटा मन कैसा होता है। नरसिम्हा राव जी ने देश को इतना एक बड़े फलक पर जाने का रास्ता उन्होंने खोला, मगर बाद में उनके अंत समय पर उस पार्टी के साथ ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। मुख्यालय में अंदर उनके जब उनका शव गया तो अंदर तक ले जाने का उसको अवसर नहीं दिया गया। मुझे लगता है इतने बड़े नेता का इतना बड़ा अनादर हुआ, और बाद में जो उनका काम था उसका क्रेडिट तत्कालीन वित्त मंत्री, उनका कोई दोष नहीं है मनमोहन सिंह जी का, मगर केवल एक तरफ सरकाना, खाली निष्ठाओं को खास तरीके से राजनीतिक तरीके से सोचना, मुझे लगता है कि देश की अगर विचार की बात की जाए तो उसको कुंद करना, उसको सीमित करने की कोशिश की गई थी। आज ये सम्मान मिलने से पीवी नरसिम्हा राव जी, उनकी विरासत और भारत के प्रति निष्ठाओं और उस मुखरता का सम्मान भी मैं देखता हूँ। बिल्कुल। उस दौर के जो नेता थे, और ख़ासकर एक तरह से जो मैं कहूँ कि दक्षिण भाग है देश का, उससे उभर कर वो केंद्र की राजनीति में आए एक तरह से। लेकिन उस दौर के जो नेता थे उसमें भी वो जिस तरह से ज़मीन से जुड़े हुए थे, प्रोफेसर साहब, आप क्या मानते हैं वो राजनीति में किस तरह की शख्सियत के रूप में उन्हें याद किया जाता है? जी, जैसा कि अभी बात हो रही थी कि आर्थिक उदारीकरण के लिए
तो उनको जाना ही जाता है। उसके अतिरिक्त विदेश नीति के क्षेत्र में भी उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिनका प्रभाव आज तक हम देखते हैं, जैसे कि उनके समय में इज़राइल के साथ फिर से हमारे संबंध स्थापित करने का प्रयास हुआ और ये एक दूरगामी दृष्टि से उन्होंने किया। इसके अतिरिक्त एक स्कॉलर तो थे ही, नॉलेज जो है उनका कहते हैं कि चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे, और इसके अतिरिक्त बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान उनको था। तो उस समय के जो सारे हम देखते हैं कि जो पॉलिटिशियन, उनमें एक ये विशिष्ट बात भी है कि वो तकरीबन सब लोग पढ़ने लिखने वाले भी हैं। तो चाहे वो नरसिम्हा राव हों, चौधरी चरण सिंह हों या लाल कृष्ण आडवाणी हो, तो एक तरीके से स्कॉलर पॉलिटिशियन जो मैं पहले कह रहा था, वो सब लोग हैं। तो इसीलिए शायद उनका प्रभाव भी इतना गहरा रहा। बिल्कुल। कोई और ऐसी बात जो पीवी नरसिम्हा राव के बारे में आप साझा करना चाहें? तमाम ऐसे लोगों के साथ भी आप रहे हैं। मैं जैसे उनकी शख्सियत को समझना चाह रही थी कि उस दौर में भी उन्हें काफ़ी ज़मीन से जुड़ा नेता माना जाता था। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान होने के बावजूद जिस तरह से वो ज़मीन से जुड़े थे, वही मुझे लग रहा है कि एक अलग व्यक्तित्व था कि 3-4 भाषाओं में भी वो चुनाव प्रचार करते थे। 3-4 भाषाओं नहीं, मैंने कहा 10-12 भाषाओं की उनको ज्ञान था, अच्छी समझ थी। चुनाव प्रचार के लिए भी काफी भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। मैं 2 चीजें यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा। अभी भारत की जो उत्तर दक्षिण का जो विमर्श है, जब नरसिम्हा राव जी जैसे नेता उसके बीच में होते हैं, तो भारत विंध्य के उधर आप कैसे देखेंगे और विंध्याचल के इधर कैसे देखेंगे, ये दृष्टि का अंतर नहीं रहता। और यहाँ पर समाजवादी बिंदु भी मुझे लगता है महत्वपूर्ण हो जाता है। और वास्तविक समाजवादी विचारधारा का स्खलन जो हम देखते हैं कि वो एक वर्ग को पोषने के लिए जो अलग तरह की फांके पैदा करने वाली जो राजनीति है, उससे अलग वो उस विचार में भी आधारभूत तौर पर ये नहीं था। लोहिया जी का एक निबंध है, राम कृष्ण और शिव, यानी कि इस देश की आध्यात्मिकता इस देश को कैसे जोड़ती है। अगर अपर्णा है, गौरा का नाम अपर्णा है, वो शिव को वरने के लिए तपस्या करती है, तो अपर्णा का एक मंदिर आपको तमिलनाडु में देश के दूसरे सिरे पर मिलेगा। मगर वो शिव कहाँ है? वो सुदूर उत्तर में है, वो कैलाश पर है। तो उत्तर और दक्षिण का कोई भेद नहीं है। ऐसे ही कृष्ण है, वो मैतेई समुदाय उसको मणिपुर में अलग तरीके से चैतन्य की भक्ति में डूबकर पूज रहा है, और रणछोड़ के तौर पर वो गुजरात पहुंच जाते हैं। मथुरा से लेकर उत्तर में और पश्चिम में और पूर्वोत्तर तक कृष्ण इसे बांध रहे हैं, राम इसे बांध रहे हैं, शिव इसकी प्रेरणा है। और ये सनातन का भाव जो है इस देश की कोई एक आस्था, वो खाली पूजा पद्धति नहीं है, वो इसको एक आध्यात्मिकता के साथ में इस देश को एक रखने वाला सूत्र भी है। राजनीति की वो बात लोहिया जी ने पकड़ ली थी, और राजनीति जब इस बात से छिटकती है तो वो फेडरल स्ट्रक्चर की खाली बात करती है। पॉलिटिकल मैप पर खिंची हुई रेखाएं केवल इतनी बात कर सकती है, बात इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। उत्तर दक्षिण का विभेद नहीं है, भाषाओं में मतभेद नहीं है, भाषा के आधार पर मतभेद नहीं है, अंततः हम सब एक हैं। और ये इतिहास भी बताता है, विज्ञान भी बताता है, हमारा डीएनए भी बताता है। तो मुझे लगता है जब राजनीति बड़े मन के साथ और ज़्यादा ज्ञानपूर्ण तरीके से आगे बढ़ती है, तो ऐसे नेता भी देखने को मिलते हैं, ऐसी सोच भी मिलती है। जब राजनीति के विचार का स्खलन होता है तो वो टूट छिटकन फांकों को बढ़ावा देते हैं, जो आजकल राजनीति में हल्कापन दिखाई दे रहा है। आज राजनीति के बड़ेपन का सम्मान है। ठीक है, अब डॉक्टर स्वामीनाथन के व्यक्तित्व के पहलू की बात करें तो मैं ये कहूँ कि कैसे भारत जो दुनिया में खाद्यान्न कमी वाला एक देश था, उससे उबर कर हम आत्मनिर्भर बने, उसका बहुत बड़े पिलर डॉक्टर स्वामीनाथन रहे हैं। हितेश जी बिल्कुल। एक तुलनात्मक तौर पर बच्चे अगर कैसे प्रेरणा ले सकते हैं, मैं स्वामीनाथन जी के साथ एक जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर का भी नाम लेना चाहूँगा। एक बड़े कृषि वैज्ञानिक थे, पीनट मैन ऑफ टस्कगी ऐसा भी उन्हें कहा गया। मूंगफली और शकरकंद पर उनके बहुत सारे, पहले तो कृषि कैसे होगी, उपज कैसे बढ़ेगी, और फिर जब उपज बहुत हो गई तो ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा उपज घाटे का सौदा ना बन जाए,
तो उसके विकल्पों के लिए भी काम किया, ऐसा एक जॉर्ज कार्वर का नाम था। आज भारत के संदर्भ में देखूं तो मुझे स्वामीनाथन जी के काम में ऐसी गहरी चिंताएं दिखाई देती हैं। उन्होंने खाली किसानों की ही बात नहीं की कि किसानों के लिए भी खेती मुनाफे की हो और खेती अपने आप में भी टिकाऊ हो। जैसे धान की फसल में गेहूं में जो बाली है काफ़ी ऊपर लगती है, तो उससे पहले जो स्टेम है वो बड़ा होने में बहुत सारा पानी और खाद सारी चीज़ें लगती थी। तो जो उसकी छोटी नस्लें विकसित करना कि कम पानी में भी ज़्यादा उपज और ठीक मुनाफा, जिससे समृद्धि आए, ये जो गेहूं की बालियां हैं इसके साथ समृद्धि भी आए, उस पर काम करना। फिर एक केरल में एक जगह है जहां समुद्र तल से भी नीचे वो क्षेत्र पड़ता है, वहां पर धान की कुछ किस्में हैं, उनका संरक्षण, उसको दुनिया के सामने लाना, समुद्र के नीचे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी विविधता का विश्लेषण करना। खाली एक बात नहीं है, ये पूरा तंत्र आपस में जुड़ा हुआ है, जो चिंताएं हैं वो साझी हैं, खाली एमएसपी की बात नहीं है, ये सारी सस्टेनेबिलिटी की बात है। तो उस समग्रता में सोचने का नाम, और किसानों को समाज के साथ, सबकी चिंताएं अलग अलग नहीं है, उसका नाम स्वामीनाथन है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये पुरस्कार बहुत बड़ा है। बिल्कुल। डॉक्टर ढांडा, आज जब फूड सिक्योरिटी दुनिया भर में एक बहुत गंभीर विषय है, और जब हम डॉक्टर स्वामीनाथन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि उनके योगदान को पूरी दुनिया ने बहुत सराहा है। अब हम देखें तो 1971 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस पुरस्कार, 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार, इसके अलावा 1989 में यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक। दुनिया ने उनके योगदान को बहुत सराहा है। ऐसे में आज जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने खासकर खाद्य संकट को लेकर, कृषि को लेकर खड़ी हैं, ऐसे में डॉक्टर स्वामीनाथन पर एक बार फिर से जो उनके काम रहे, उनकी जो विचारधारा रही है, उनका जो योगदान रहा है, उसको याद करना कितना बड़ा अवसर है? जी प्रीति जी, बहुत बड़ा अवसर है। मुझे वो समय अगर कोई याद करे कि भारत की शुरुआती जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें खेती को नज़रअंदाज किया गया था, और उसके बाद जब और हमारी जो खाद्य सुरक्षा है वो यूनाइटेड स्टेट्स के एक PL 480 नाम से एक अनुबंध पर आधारित थी, कि लंबे समय तक ये हमारे लिए एक तरीके से कोई शर्म की ही बात थी कि एक खेतीहरों का देश जिसे कहें, वो एक ऐसे देश से खाद्यान्न आयात करता था जिसमें कि बहुत थोड़े से लोग, 2-3% लोग ही खेती से जुड़े हुए थे। तो ये एक तरीके से जो गलत नीतियां थी आरंभ में, उनकी वजह से ऐसा हुआ, खेती को लेकर जो गलत नीतियां थी। स्वामीनाथन जी और अन्य विशिष्ट लोगों के प्रयासों से भारत में हरित क्रांति हुई और भारत खाद्यान्न संकट से उभरा। इसके अतिरिक्त उनका जो खेती के संबंध में जो विचार है उसमें एक क्रांतिकारी पक्ष है। वो ये कहते हैं कि अभी तक पूरा जो हमारी पॉलिसी है वो उत्पादन सेंट्रिक रही है, उत्पादन केंद्रित रही है, जबकि उसे उत्पादक केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। उत्पादक यानी कि किसान केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। तो इसलिए भी वो एक तरीके से उस दृष्टि के परिवर्तन के लिए भी जाने जाते हैं कि जो कि उन्होंने एक पब्लिक पॉलिसी को, खासतौर से एग्रेरियन पॉलिसी को उन्होंने दी। बिल्कुल। लाल कृष्ण आडवाणी जी की अगर बात की जाए हितेश जी, तो ज़मीनी स्तर पर जिस तरह से उन्होंने काम किया और जिस तरह से देश के विकास में उनका योगदान है, इसे आप कैसे देखेंगे? मैंने इस विषय में पहले भी बात जब हुई थी कि लाल कृष्ण आडवाणी जी आज जिन सबको पुरस्कार, जिन विभूतियों को मिला है, उसमें से ऐसे हैं जिन्हें हम अपने सामने देख रहे हैं, जिनके जीवन को अपने सामने देख रहे हैं, और उनका भारी काम तो लिखने पढ़ने के लिए है ही, शेष को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। आडवाणी जी के साथ एक निकटता का अनुभव मुझे इसलिए भी होता है क्योंकि पांचजन्य ऑर्गेनाइजर के साथ उनका जो संपादकीय जुड़ाव रहा वो विशिष्ट प्रकार का रहा।
और अब तक भी अगर हम बात करते हैं तो उसी बौद्धिक तत्परता के साथ वहाँ से उत्तर मिलता है। स्पष्टता की कोई बात करें, और ये मैं केवल राजनीतिक विषयों की बात नहीं कर रहा, सामाजिक विषयों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो उनकी पुस्तकें हैं वो पुस्तकें अपने आप में देखने वाली हैं। और राजनीति में शुचिता की अगर कोई बात कही जाएगी तो वो बिना आडवाणी जी के पूरी नहीं होगी। आज ये बात मैं इसे दोहराना चाहूँगा कि आज 2 राज्य हैं जहाँ के मुख्यमंत्री एक जेल में, एक हिरासत में हैं अभी, तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर से अगर भ्रष्टाचार के आरोप की उंगली भी उठती है तो आडवाणी जी वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि जब तक ये दाग नहीं हटेगा मैं इस कुर्सी के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। और आज ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार हटाने की बात करते थे, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने के आरोप उन पर हैं और वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ये पुरस्कार आज इस देश के युवाओं को एक राजनीतिक विमर्श खड़ा करने का मौका देता है कि राजनीति चलेगी तो वो राजनीति कैसी होगी। क्या वो आरोपों में लदी फंदी और भ्रष्टाचार की दलदल में लौटती हुई राजनीति होगी, या राजनीति की प्रेरणा देने वाले आडवाणी जी जैसे लोग हमारे सामने होंगे कि भ्रष्टाचार से मुक्त राजनीति कैसे हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नए भारत का दृष्टिकोण जो उनकी पुस्तक है वो नए भारत का विमर्श तैयार करती है, जिसकी हम 2047 की जो हम बात कर रहे हैं उसका एक खाका आपको उस पुस्तक में दिखाई देती है। मैं और मेरा जीवन में वो अपनी संसदीय यात्रा की बात करते हैं, अपने अनुभवों की बात करते हैं। और 1990 से जो उनकी यात्रा थी उसने इस देश में एक आध्यात्मिक चेतना का संचार भी किया, सांस्कृतिक गौरव के प्रति सब हम एक हैं इस भाव का भी संचार किया। मैं इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखता। राम मंदिर आंदोलन अगर केवल राजनीतिक होता तो दाऊद दयाल खन्ना या गुलजारी लाल नंदा जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो उससे नहीं जुड़ते। तो जो वो गुजरात से शुरू होकर और अयोध्या तक, सोमनाथ से शुरू होकर अयोध्या तक जो यात्रा थी उसने पूरे भारत में एक उत्साह के साथ लोगों को एक ऐसा ऐतिहासिक काम, जिस अन्याय का परिमार्जन किया जाना, जिस भूल को सुधारा जाना आवश्यक था, जो न्याय संगत थी, जिसे बाद में अंततः कोर्ट ने भी माना, उसकी अगुवाई करने वाले के तौर पर भी देखता हूँ। और परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई में तो मैं ऐसा याद करता हूँ कि शायद 1989 की बात है, जयंत आडवाणी उनके खुद बेटे ने गांधीनगर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। आडवाणी जी ने मना किया कि नहीं, ये परिवार के आधार पर सीटों का निर्धारण नहीं होगा, उपनाम आपके नाम के आगे क्या लगा हुआ है, गांधी परिवार ऐसा करता होगा मगर गांधीनगर सीट पर ऐसा नहीं होगा। ये आडवाणी जी की विरासत है, ये उनका काम है जो देखने वाली चीज़ है। डॉक्टर नांडा, सबसे हाल के समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से सबसे ऊपर जिन नामों को गिना जाता है उनमें लाल कृष्ण आडवाणी का भी नाम है। आपके विचारों में भारतीय राजनीति और आडवाणी जी की शख्सियत? जी, जैसा कि अभी बात हो रही थी शुचिता और सादगी के प्रतीक पुरुष के रूप में इन तमाम नेताओं को हमें देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक कुशल और दृढ़ कर्मठ जिसको प्रशासक के रूप में भी उनकी छवि है। तो इस संबंध में इसी रूप में ही उनको देखा जाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर नांडा, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हितेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज देश की 5 विभूतियों को उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जाहिर तौर पर देश के लिए एक अनूठा और बड़ा अवसर है जो इतिहास में आज दर्ज हुआ है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।